अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। उत्तर भारत में लगातार बरस रहे बादलों ने आम जनजीवन पर असर डाला है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर बादल कब तक बरसेंगे, तो डिटेल्स आगे देंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर शुभ संयोग बना है। 57 साल बाद सावन सोमवार और सोमवती अमावस्या के साथ एक साथ पड़े हैं और कश्मीर की फिल्म बदल रही है। घाटी में हर जिले में खुल रही है। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज हम सबसे पहले मानसून की बात से करेंगे, जिसका असर इस वक्त देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहा है, खासकर पहाड़ी राज्यों में, जहां भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कारण नदियां और नाले लगातार जलस्तर वहां का बढ़ा हुआ है और लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी हो रही है। कहीं सैलाब के संकट में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का एक और एक्टिव फेज इसी सप्ताह शुरू हो सकता है। लिहाजा मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बेहाल है। इन हालात में जगह जगह सैलाब संकट का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कहीं नदी और नालों के सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रही रिहायशी बस्तियों से लोगों को निकाला जा रहा है। जिंदगी बचाने के इस मिशन की पहली तस्वीर हिमाचल के सोलन से देखने को मिली है, जहां सरसा नदी में अचानक उफान के कारण एक बच्चे और एक आदमी की जान पर बन आई। किसी तरह दोनों ने नदी के बीच मौजूद एक चट्टान पर चढ़कर खुद को सैलाब में बहने से बचा लिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों को बचाने का अभियान शुरू किया। ये तेज बहुत आई। क्रेन के जरिए रेस्क्यू टीम को नदी के बीचों बीच पहुंचाया गया। इसके बाद रस्सी के जरिए दोनों को नदी में बहने से बचा लिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एसपी मोहित चावला और उनकी टीम ने अंजाम दिया। इस बार मानसून में और हेवी रेनफॉल की वजह से वाटर बॉडीज, नाले, ड्रेन्स, रिवरलेट्स, खड्डों में पानी की मात्रा बहुत है और कई बार अनएक्सपेक्टेडली फ्लो बढ़ जाता है। कल भी एक घटना सामने आई और हमें एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके 2 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। नदी पुलिस पहले भी आग्रह करती रही है। मैं आपको काइंडली और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रिवरलेट्स, ड्रेन्स के आसपास जाने से बचें। हिमाचल के बाद पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार के पास लक्सर इलाके की हैं, जहां एसडीआरएफ की टीम एक बच्ची को बचाने के लिए नाव के जरिए पहुंची थी, जबकि पुलिस की टीमें बाढ़ संकट का सामना कर रहे इलाकों में लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटी हैं। वहीं राज्य के ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार से आई इन 2 तस्वीरों को देखकर गंगा के उफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोड की जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वहां पे अनाउंस भी कर रहा है कि जो गंगा किनारे लोग रह रहे हैं वो क्षेत्र को खाली कर दे, गंगा के किनारे नहीं जाएं। और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया है। सोमवार और मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते ऋषिकेश और हरिद्वार के तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दे रही है। हम लोगों की यहाँ बाढ़ में ड्यूटी लगी हुई है और मैं यही रेजिडेंट किए हुए हूँ अपना, और प्रशासन को हम लोग समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं और वो भी अपनी तैयारी किए हुए हैं। अभी सर बारिश नहीं हो रही, लेकिन अगर बारिश हुई तो? अगर बारिश ऊपर होती है तो पानी बढ़ सकता है। आज पानी ज्यादा भी है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वार्निंग इस टाइम कहाँ पर बह रही है गंगा? इस समय 293 के लेवल पर है। और वो क्या है, लेवल क्या है?
डेंजर लेवल हमारा 294 है, इस समय 292.95 है। पहाड़ों पर जोरदार बारिश और नदियों में उफान का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। आगरा हो या मथुरा, प्रयागराज हो या वाराणसी, यमुना और गंगा नदी में बढ़े जलस्तर में घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ तक कि मथुरा के कुछ रिहायशी इलाकों में यमुना का पानी घुसने के बाद सड़कों और गलियों में नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। शहर के निचले इलाकों से लोगों को इन नावों के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। जबकि प्रयागराज और वाराणसी में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों को गहराई में न जाने के लिए प्रशासन की ओर से बार-बार आगाह किया जा रहा है ताकि कोई हादसा न पेश आए। मां गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बच्चों और बूढ़ों का हाथ पकड़कर ही आप स्नान कराइए। गहरे पानी में जाकर आप स्नान न करें। गंगा जी में ज्यादा आप लोग उछल कूद न मचाएं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेनली उत्तराखंड में 2 दिन तक वेरी हेवी मतलब 20 सेंटीमीटर तक का बारिश रहेगा। और जो और एक रीजन जो हमारा थोड़ा ज्यादा एंजाइटी के लिए है वो है कोंकण और मध्य महाराष्ट्र रीजन, जहां पर हमारा 5वें दिन वेरी हेवी रेनफॉल मतलब 20 सेंटीमीटर तक बारिश का उम्मीद है। उसमें भी हमारा जो तीसरा दिन है मतलब आज से लेके 17 तारीख से लेके 18, 19, 20 तारीख तक 19-20 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि एक्सट्रीमली हेवी मतलब 20 सेंटीमीटर के अधिक बारिश का होने का संभावना है कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में। साथ ही जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन था आपका झारखंड में जो बताया, उसके कारण से आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और विदर्भ इन सभी इलाके में अति भारी वर्षा 1 से 2 दिन तक रहेगी। उसके बाद खत्म हो जाएगा। दोबारा स्पेल शुरू होगा हमारा 20-21 तारीख तक। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। सोलन से रोहित शर्मा, हरिद्वार से अंकित शर्मा और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं बाढ़ संकट से जूझ रही दिल्ली का हाल, जहां रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है, जिसके बाद बंद रास्तों को खोलने का काम प्रशासन की ओर से तेजी से किया जा रहा है। साथ ही साथ जगह जगह पंप लगाकर पानी को रिहायशी इलाकों से हटाया जा रहा है। वहीं यमुना पर बने लोहे के पुराने पुल से भी रेल सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि यमुना का पानी घटने के बाद एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.58 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले सुबह 5 बजे जलस्तर 205.45 मीटर पर था। यमुना के जलस्तर में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक 13 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण ही फिर से यमुना नदी के वाटर लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस समय मैं लाल किले के पीछे खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये लाल किले के पीछे वाला रिंग रोड है जो ISBT महाराणा प्रताप बस अड्डे से और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली को जोड़ता है। अगर इस तरफ की मैं बात करूं तो नोएडा और गाजियाबाद जैसे 2 महाशहरों से ये रोड दिल्ली को जोड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ 2 दिन पहले मैं यहाँ था, बाढ़ का पानी यहाँ इतना था कि 15 से 16 फीट, जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूँ वहाँ 15 से 16 फीट ऊंचा पानी था। तो आप समझ सकते हैं कि यमुना का जलस्तर जैसे ही नीचे गया, यहाँ का पानी भी अब नीचे जा चुका है। पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये चिकना कीचड़ जो इस समय बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, जिसको इस समय साफ करवाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, जहां तक आपकी देख सकते हैं वहां तक आप देख सकते हैं कि ये चिकना कीचड़ है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है व्हीकल्स के लिए। कोई भी व्हीकल फिसल सकता है, कोई पैदल चलने वाला भी फिसल सकता है। तो इस मुसीबत का निपटारा करने के लिए MCD ने इस समय एक सफाई अभियान छेड़ रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ कि JCB भी मंगवाई गई है
और उस तरफ मैन्युअली भी इस सारे कीचड़ को खुरचा जा रहा है। आप देख सकते हैं एमसीडी के जो वर्कर हैं इस सारे कीचड़ को खुरच रहे हैं, और खुरचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वहां प्रेशर पाइप के जरिए इस सारे कीचड़ को सीवेज में वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी अभी जेसीबी भी मंगवाई गई है ताकि जो मैन्युअली काम हो रहा था उसमें और तेजी लाई जाए। तो आप देख सकते हैं जेसीबी किस तरीके इस कीचड़ को खुरच रही है और वहां से प्रेशर पाइप के जरिए इसमें पानी मिल रहा है जिससे वो फ्लो क्रिएट हो रहा है और वो सीवेज में वापस जा रहा है। दिल्ली जो अस्त व्यस्त थी वो अपने पैरों पर लौट रही है। कई इलाके हैं, आईटीओ है, वहां से भी पानी कम हो चुका है, और भी दिल्ली के कई इलाके हैं पानी वहां से कम होना शुरू हो गया है। पर हाँ, अभी भी उसके बाद की जो कुछ मुसीबतें थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये स्लिपरी मड, पानी जहां जल जमाव है, थोड़ा जल जमाव है, वहां मच्छर का भी खतरा है, डेंगू चिकनगुनिया का भी खतरा है। उसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है, उसके लिए प्रशासन ने लोग तैनात कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आस्था और भक्ति की। आज सावन का दूसरा सोमवार और इस मौके पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। खास बात यह है कि आज सोमवती अमावस्या भी है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, और आज के दिन स्नान, दान, पूजा और व्रत का खास महत्व होता है। लेकिन सावन का दूसरा सोमवार पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का रेला कुछ इस उत्साह और जोश के साथ देश भर के शिवालयों में दिखा। कोई गंगा जल लेकर आया, कोई दूध और दही, कोई बेलपत्र और फूल लाया, तो कोई भांग और धतूरा देवों के देव महादेव पर चढ़ाने के लिए। मान्यताओं के मुताबिक सावन का ये पवित्र महीना भगवान महादेव को अति प्रिय है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के इस महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। यही वजह है कि भक्त अपने भगवान को मनाने के लिए शिवालयों की ओर खींचे चले आए। मंदिर में। इस मंदिर की अपनी अलग मान्यता है और इस समय आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो भक्तों की कतार है वो इस मंदिर में लगातार लगी हुई है। बारिश में भी जो है भक्त वो शिव जी को जल चढ़ाने यहाँ पे आ रखे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सभी भक्त हैं वो भीग चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं, औरतें महिलाएं यहाँ पे आई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं सोमवार के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और अगर हम आपको मंदिर प्रांगण दिखाए तो क्योंकि आज सोमवती अमावस भी है, अमावस के लिए, हरियाली अमावस के लिए इस समय मंदिर में हरियाली लगाई गई है। बहुत सुंदर सजावट इस समय मंदिर प्रांगण में की गई है। शिवालयों के बाहर भक्तों का तांता लगा है। बहुत ज्यादा लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और इसमें हर उम्र के लोग हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हम हैं और इस मंदिर की अगर बात करें तो राम के अनुज लक्ष्मण ने, कहा जाता है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ लक्ष्मण ने महादेव का ध्यान किया था और तभी से यहाँ महादेव जागृत हो गए हैं। यहाँ के लोगों की मनोकामना, जो भी यहाँ आते हैं उन लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको शांति भी मिलती है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि लक्ष्मण ने ध्यान किया था। खास बात यह है कि आज सोमवती अमावस्या भी है, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन स्नान, दान, पूजा और व्रत का महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन सावन का दूसरा सोमवार पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन और व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर भोले बाबा का, पितरों का, किसी की भी अर्चना पूजा करने से, पीपल के परिक्रमा करने से सारा साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, परम महेश्वर तीनों प्रसन्न होते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी दान पुण्य, कोई पूजा पाठ करेंगे तो सारा साल भर का फल प्राप्त होता है।
एक तरफ जहां आस्था का सैलाब शिवालयों में नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग उमड़ पड़े। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी ने पवित्र नदियों में स्नान किया और फिर पूजा पाठ और दान किया। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक गंगा के घाट श्रद्धालुओं से पटे नजर आए। धर्म लाभ लेने के लिए हम लोग गंगा स्नान के लिए आए। सोमवती अमावस्या है, आज भगवान शिव का दिन है, सोमवार है, सावन का सोमवार है और बहुत बढ़िया। आज के दिन बहुत लाभदायक होता है। सोमवती अमावस्या है तो पितरों को भी होता है, जैसे मन की शांति के लिए भी है, हर चीज के लिए है। सोमवती अमावस्या साल में या 1-2 बार ही आती है बस। सोमवती अमावस्या है, क्या आप माँ गंगा से मांग रहे हैं? सोमवती अमावस्या गंगा में तो सुख शांति मांग रहे हैं, पति की लंबी आयु मांग रहे हैं और क्या। कहा जा रहा है कि 57 साल बाद ऐसा संयोग बना है, लिहाजा इस मौके पर देश भर में मौजूद भगवान शंकर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पंडे और पुजारियों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे और उनके दिव्य दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गाजियाबाद से अनामिका गौर, नोएडा से गुंजन दीक्षित, लखनऊ से शिल्पी सेन, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बदलते जम्मू कश्मीर की, जहां की फिजा में अपना बारूद की गंध आती है और ना ही पग पग पर मातम पसरा होता है। गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों के धमाके की जगह अब सिनेमा हॉल में फिल्म के किसी सीन पर तालियों की गड़गड़ाहट जरूर सुनाई देती है। फिल्मी गानों पर सीटियां बज रही हैं और मनोरंजन का ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। इसकी वजह पिछले 1 साल में एक के बाद एक खुलते सिनेमा हॉल्स हैं। 2 दिन पहले ही कश्मीर के बारामूला और हंदवाड़ा जिले में 100 सीटों की क्षमता वाले 2 सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं। बारामूला में ये सिनेमा हॉल कश्मीर के पहले बलिदानी मकबूल शेरवानी के स्मारक सभागार में स्थापित किया गया है। करीब 30 साल बाद बारामूला और हंदवाड़ा जिले में खुले दोनों ही सिनेमा हॉल सिर्फ फिल्मों के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें कई और तरह के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। यानी दोनों ही पिक्चर हॉल्स बहुउपयोगी और बहुउद्देश्य होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए नए सिनेमा हॉल्स में युवाओं के लिए कैफे, सम्मेलन, सेमिनार और नाटकों का मंचन भी होगा। अभी फिलहाल इन दोनों ही सिनेमा हॉल्स में शाहरुख खान की फिल्म पठान के शोज दिखाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे इस संकल्प का भी प्रतीक है कि बारामूला के नागरिकों के सपनों को साकार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ये सच है कि बारामूला का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा में हमेशा बारामूला ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। बारामूला के संबंध में कुछ ऐसा है कि लगभग हर दूसरे महीने आना और आपसे मिलने का अवसर प्राप्त करना ये बन जाता है। और अगर इतनी शेर पढ़ी गई है कि मुझे भी कुछ पढ़नी ही पड़ेगी। शायरी की जुबान में अगर मैं कहूं तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है। फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है। मेरी आवाज में शामिल तेरी आवाज भी है। मैं मानता हूं कि जब नागरिकों के सपने प्रशासन के संकल्प बन जाते हैं तब तरक्की की नई तवारीख लिखी जाती है। एक वक्त था जब कश्मीर घाटी हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री की सबसे पहली पसंद हुआ करती थी और ये दौर था 70 और 80 के दशक का, जब हर बड़ी फिल्म कश्मीर में शूट हुआ करती थी और कश्मीर की तमाम खूबसूरत वादियां उस फिल्म में नजर आती थी। फिल्मों में कश्मीर के कई लोकेशंस पर कई सीन्स फिल्माए गए हैं। पर साल 1998 आते आते कश्मीर पर आतंकवाद का साया मंडराने लगा। 2 साल के अंदर ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की आंच में धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले कश्मीर झुलसना शुरू हो गया था। 1990 के पहले करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त तक खूबसूरत लोकेशंस की वजह से
पहली पसंद कश्मीर ही रहा। 90 के दशक में पीछे छूटने लगा था। आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों की वजह से फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों ने विदेश जाकर खासकर स्विट्जरलैंड का रुख करना शुरू कर दिया और वहीं पर फिल्में शूट होने लगी। उसका नतीजा ये रहा कि फिल्म उद्योग और कश्मीर घाटी से दूरी लगातार बढ़ने लगी। आतंकवाद की दहशत का असर तब राज्य में मौजूद सभी 15 सिनेमा हॉल्स पर भी पड़ा। सबसे ज्यादा मार श्रीनगर में मौजूद 9 सिनेमा हॉल्स पर पड़ी। देखते ही देखते ब्रॉडवे सिनेमा, रीगल सिनेमा, नीलम सिनेमा और पैलेडियम सिनेमा हॉल बंद हो गए। जहां कभी बड़े पर्दे की फिल्में लगा करती थी, वो थिएटर, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शिविरों में तब्दील हो गए। कुछ सिनेमा हॉल्स को होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल की पहचान मिल गई। कश्मीर घाटी में मौजूद सिनेमा हॉल की पुरानी पहचान दिलाने के लिए करीब 9 साल बाद यानी कि साल 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला ने प्रयास किया। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही जब उनकी तरफ से खुलवाए गए 3 सिनेमा हॉल्स में, जिनमें नीलम पर 2005 में आत्मघाती हमला हुआ, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और 12 घायल हो गए, जिसकी वजह से नीलम सिनेमा हॉल बंद करना पड़ा, जबकि रीगल और ब्रॉडवे तो उससे पहले ही बंद हो चुके थे। इसके बाद कई सिनेमा हॉल मालिक ऐसी हिम्मत जुटा ही नहीं पाए कि वो वापस से सिनेमा हॉल खुल सके। हालांकि ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। एक के बाद एक कई जिलों में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। लोगों की थकान, उदासी, बोरियत दूर करने की इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये हुई है श्रीनगर से, जब पिछले साल सितंबर महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां राज्य के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया था। और इस आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की क्षमता वाले 3 थिएटर्स हैं। इसके अलावा स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। इस मल्टीप्लेक्स के खुलने की वजह से घाटी के युवा अब श्रीनगर में ही बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद घाटी में सिनेमा की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शोपियां में सिनेमा हॉल को अस्तित्व में लाया गया। फिर बारी आई पुलवामा की, वहां भी एक सिनेमा हॉल को विकसित किया गया और पिछले साल बारामूला में एक और सिनेमा हॉल शुरू हुआ था, लेकिन वो सैन्य क्षेत्र के अंदर है। तिमैया हॉल में भी फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन वो भी सेना के अधीन है। आतंक की वजह से जम्मू कश्मीर का हर छोटा बड़ा कारोबार लंबे वक्त तक प्रभावित रहा, मगर आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार के बेहतर एक्शन प्लान का नतीजा ये रहा है कि वहां 3 दशक बाद फिर से सिनेमाघरों की वापसी हुई है और इसे लेकर कश्मीर के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। बदले हुए माहौल में कश्मीर के लोगों की जिंदगी में फिर से बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का मनोरंजन लौट चुका है। सिनेमा हॉल में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियां आतंकवाद, जिहादी मानसिकता के परस्त होने का ऐलान करती हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।